फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी, जो पेपर थर्ड है आपका, जिसका नाम है पाठचर्या विकास की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, जैसा कि आपको पता है पेपर 1 का भी हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज शुरू कर दिया है, चैप्टर सेकंड के भी कर लिए हैं और ये आपका चैप्टर थर्ड रहेगा, जिसके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करेंगे। किसी चैप्टर में आपके 10 क्वेश्चन होंगे, किसी में 15, किसी में 20, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस बेहतरीन क्लास के साथ आपको मिलने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं, सीखते हैं। बढ़िया से बढ़िया, एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे और पेपर भी आपका यहीं से मिलेगा। पहला चैप्टर है आपका पाठचर्या, जिसमें अब इसका हम लोग संकल्पना, अर्थ, स्वरूप है ना, ये सब पढ़ेंगे। कोर पाठचर्या क्या होती है, प्रच्छन्न पाठचर्या क्या होती है, इसको समझेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पाठ्यचर्या यानी करिकुलम शब्द का अर्थ क्या है? विद्यार्थी का लक्ष्य प्राप्ति का साधन है, दौड़ का मैदान है, आ और बा में से कोई भी नहीं है, या दोनों है। तो यहाँ पे करिकुलम का अर्थ होता है विद्यार्थी का लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है। भाई, अब जिस लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं, अगर आपको सिलेबस ना दिया जाए, अगर आपके पास सिलेबस ना हो, उचित पाठ्य पुस्तक ना हो, तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे, आप जो भी फ्यूचर में करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे यदि आपको सही डायरेक्शन ना मिले, है ना। तो यहाँ पे विद्यार्थी के लक्ष्य प्राप्ति का साधन भी है, दौड़ का मैदान। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। एंड हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है पाठचर्या के प्रमुख क्षेत्र क्या है? शैक्षिक यानी कि पाठचर्या के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल है? देखिए, पाठचर्या में आपकी शैक्षिक क्रियाएं तो आती ही हैं, है ना। जितनी भी शिक्षा से संबंधित क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं आपकी स्कूल कॉलेजेस में, वो सब इंक्लूड होती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी इसमें आती हैं, रुचि इंटरेस्टेड वर्क जो भी होता है, रुचि कार्य, तो ये सभी चीजें इसमें आती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह आपका राइट हो जाएगा। प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? आइए इसको समझते हैं। जिन लोगों के पास हमारे ये नोट्स हैं उसमें दिया होगा, सब्जेक्टिव में भी एंड वन लीनियर में भी दिया है। प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा को सबसे पहले सन 1968 में 1968 में के फिलिप जैक्सन ने अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लासरूम्स में दिया था या प्रयोग किया था। यहां से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? के फिलिप जैक्सन ने। किसने दी थी? के फिलिप जैक्सन ने। कब दी थी? 1968 में दी थी। उन्होंने इस बात का जिक्र किस किताब में किया है? लाइफ इन क्लासरूम्स में। पूछेगा आपसे लाइफ इन क्लासरूम पुस्तक किसकी है? फिलिप जैक्सन की है। तो इस तरीके से ये वन लीनियर नोट्स जिन भी स्टूडेंट्स के पास हैं, तो इनको थोड़ा डीपली एंड समझ करके पढ़ेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, फिलिप जैक्सन ने। ठीक है, प्रच्छन्न यानी जिसको हिडन भी कहते हैं, पाठचर्या की अवधारणा सबसे पहले फिलिप जैक्सन ने दी थी। कब दी थी? 1968 में दी थी। ये भी ध्यान रखिएगा। पाठचर्या का एक भाग है कौन? कक्षा, समाज, परिवार या पाठ्यक्रम। पाठचर्या का भाग इसमें आपका क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम जो है यह पाठचर्या का एक भाग है। देखिए, पाठचर्या को इंग्लिश में करिकुलम कहते हैं, पाठ्यक्रम को सिलेबस कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि पाठचर्या में और पाठ्यक्रम में डिफरेंस क्या होता है। इसमें डिफरेंस ये होता है, जैसे मैं एक बार पहले भी कई बार बता चुका हूं, जैसे आपने बीएड में एडमिशन लिया, ठीक है, तो अब जो आपका बीएड है 2 साल का बीएड है, ओके, ये पूरे 2 साल का बीएड जो है वह आपका पाठ्यचर्या कहलाएगा। ठीक है, उसमें आपके ये जो सेमेस्टर हैं 4, ये आपका पाठ्यक्रम कहलाएंगे। भाई, फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पाठ्यक्रम था, जो सिलेबस था, वो कुछ और था, वो अब सेकंड सेमेस्टर में नहीं चलेगा, थर्ड में नहीं चलेगा, फोर्थ में नहीं चलेगा। ठीक है, ये इसका एक भाग था फर्स्ट सेमेस्टर। फिर सेकंड सेमेस्टर में क्या था? आपका दूसरा सिलेबस था जो कि थर्ड में काम नहीं आया। जो थर्ड में पढ़ा वो फोर्थ में काम नहीं आया। लेकिन जब आपने बीएड में एडमिशन लिया था उसी वक्त आपकी पूरी पाठचर्या तैयार हो गई थी, यानी कि पूरी पाठचर्या पहले से फिक्स है, वो हमेशा तैयार नहीं की जाती। एक बार फिक्स कर दी गई कि इसमें 4 सेमेस्टर होंगे, ये सब्जेक्ट रखे जाएंगे, इस सब्जेक्ट में इस यूनिट में इतना पढ़ना है, एक बार फिक्स कर दिया गया। वो सारा आपका पाठचर्या के अंतर्गत, आपके चारों सेमेस्टर पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है। आपके कॉलेज में जो भी एक्टिविटीज, आपकी प्रैक्टिकल्स, आपकी टीचिंग 4 महीने की, आपके वाइबा है ना, ये सारा कुछ आपकी पाठचर्या के अंतर्गत आ जाता है। ये है, ठीक है। यानी कि 4 सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में आपका जो सिलेबस होता है वो आपका पाठचर्या का एक भाग है, ठीक है। बाकी कुल मिलाकर टोटल 2 साल का आपका जो बीएड है वो एक पाठचर्या है। पाठचर्या की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? मूल्यांकन, उद्देश्य, विधि या प्रारूप। 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। राइट इसमें क्या हो जाएगा? पाठचर्या की प्रभावशीलता क्या है, ये किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? मूल्यांकन के द्वारा। किसके द्वारा? मूल्यांकन। ऑप्शन ए इज द राइट वन। एक पाठचर्या स्कूल का ब्लूप्रिंट या पीआईपी है जिसमें निम्नलिखित के अनुभव शामिल हैं। किसके अनुभव शामिल हैं? तो इसमें एक पाठचर्या स्कूल का ब्लूप्रिंट है, उसमें किसके अनुभव शामिल होंगे? विशेषज्ञ के, शिक्षक के, शिक्षार्थी के या पाठचर्या योजनाकार के। तो इसमें आपके शिक्षार्थी के अनुभव शामिल होंगे। किसके अनुभव शामिल होंगे? शिक्षार्थी के। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पाठचर्या विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? यानी कि जो हमारा करिकुलम डेवलपमेंट है उस पर किसका प्रभाव पड़ता है? देखिए उसमें सामाजिक यानी समाज का भी प्रभाव पड़ता है, आर्थिक कारक क्या है उनका भी प्रभाव पड़ता है, वैज्ञानिक कारक क्या है उनका भी प्रभाव पड़ता है। तो पाठचर्या विकास पर इन सब का प्रभाव पड़ता है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, वैज्ञानिक हो। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वह राइट हो जाएगा। पाठचर्या किस महत्वपूर्ण कारक को प्राप्त करने में सहायता करती है? शिक्षा, उद्देश्य, मान या नौकरी? डियर फ्रेंड, पाठचर्या के माध्यम से हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी मंजिल है, वहां तक हम पाठचर्या के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। आप ये जो प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, ये जो पाठचर्या पढ़ रहे हैं, जो ये सिलेबस है आपका, इसके माध्यम से ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे। कोर प्रधान पाठ्यक्रम से क्या तात्पर्य होता है? ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें कुछ विषय अनिवार्य हों और कई विषय ऐसे हों जिन्हें विद्यार्थी अपनी रुचियों के अनुसार चुन सके, वह कोर प्रधान पाठ्यक्रम होता है। या फिर इसमें सभी विषय अनिवार्य होते हैं? आ और बात दोनों सही है या उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य हैं, वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन्हें विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार चुनता है, जैसे आपका 4th पेपर योगा वाला और मेजरमेंट वाला, है ना। अब इसमें 3 पेपर तो आपके अनिवार्य हैं, वो आपको पढ़ने ही हैं, आप उनसे नहीं बच सकते, अदरवाइज आप 4th सेमेस्टर आपका नहीं हो पाएगा अगर आप छोड़ते हैं तो। लेकिन जो आपका 4th पेपर है उसमें आपकी इच्छा के अनुसार आप चुन रहे हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? कोर प्रधान पाठ्यक्रम कहते हैं। कोर प्रधान पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? समस्त युवकों के व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं से संबंधित अनुभव प्रदान करना, बालकों को वास्तविक समस्याओं को सुलझाने का अनुभव देना, बालक को वह अनुभव प्रदान करना जो उन्हें समाज का अच्छा नागरिक बनने में सहायता दे। क्या ये कोर प्रधान पाठ्यक्रम का उद्देश्य है? जी हाँ, बिल्कुल यही कोर प्रधान पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रच्छन्न पाठचर्या एक अवधारणा है जिसका प्रयोग उन अबूझी व मौखिक चीजों का वर्णन करने में किया जाता है जिन्हें विद्यालय में छात्रों को सिखाया जाता है। यह परिभाषा किसकी है? ऐसा किसने कहा? ऐसा ब्लैकवेल डिक्शनरी के अनुसार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा सर्वप्रथम किस सन में की गई? तो प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा सर्वप्रथम अभी आपको पीछे मैंने दिखाया नोट्स के माध्यम से 1968 में की गई। प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? के फिलिप जैक्सन। वहां पे ये ऑप्शन नंबर सी में था, शायद पीछे जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा सा था, यहाँ पे फिलिप जैक्सन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोर पाठ्यक्रम की क्या विशेषताएं हैं? कोर पाठ्यक्रम, यह पाठ्यक्रम सभी छात्रों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। इसमें समय विभाग चक्र लचीला होता है और क्लास बड़े होते हैं। यह पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं बाल केंद्रित होता है। तो यहाँ पे ये सारे ही कोर पाठ्यक्रम की विशेषताएं हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है हम उसके साथ चले जाएंगे। दूसरा फिर क्वेश्चन कहता है कोर पाठ्यक्रम की क्या विशेषताएं हैं? तो मुझे अच्छा ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज है, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है कोर पाठ्यक्रम की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। क्या लिमिटेशंस हैं? इस पाठ्यक्रम के छात्रों के सभी महत्वपूर्ण अनुभवों को स्थान प्राप्त नहीं होता। इस पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षण में अधिक समय लगता है, बिल्कुल अभी हमने पीछे पढ़ा कि इसमें जो है समय विभाग चक्र लचीला होता है, क्लास बड़े होते हैं, तो जाहिर सी बात है समय अधिक लगता है।
हमारे आज के शिक्षक कोर पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा देने में कुशल नहीं होते। चलो ठीक है, ये भी बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह आपका राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसकी लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं। नेक्स्ट वन इज भारतीय संदर्भ में बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए कोर पाठ्यचर्या के अंतर्गत किन तत्वों को महत्व दिया जाता है? किन तत्वों को महत्व दिया जाता है? तो इसमें जो बाहरी वातावरण है, जो बाहरी सृष्टि है, उसका भी उन तत्वों को भी महत्व दिया जाता है, उनको भी ध्यान में रखा जाता है। सामाजिक वातावरण को भी ध्यान में रखा जाता है। कलाएं और हस्तकलाएं क्या होती हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी आपका डी राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी कोर प्रधान पाठ्यक्रम समस्या सुलझाने पर बल देता है, इसलिए इसमें क्या किया गया है? इसलिए इसमें विषय एक दूसरे से पृथक करके नहीं पढ़ाए जाते, उनको इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाता है। कई विषय एक साथ ही पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है, आ और बा दोनों राइट हो जाएंगे आपके। प्रच्छन्न पाठचर्या की क्या विशेषताएं हैं? प्रच्छन्न पाठचर्या जो है वह प्रायः छात्रों, शिक्षकों और बड़े समाज के द्वारा अनजानी और अपरिचित होती है, ठीक है। प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यालय संस्कृत से प्रभावित होती है। प्रच्छन्न पाठचर्या के विद्यालय व्यवस्था के समाजीकरण के रूप में समझा जा सकता है, यानी कि प्रच्छन्न पाठचर्या को विद्यालयी व्यवस्था के समाजीकरण के रूप में समझा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह आपका राइट होता है। यहाँ पे अनजानी और अपरिचित होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट नहीं है, चैप्टर सेकंड है हमारा। चैप्टर सेकंड जिसका नाम है पाठचर्या के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। आइए इसके क्वेश्चन समझते हैं। आज हम लोग टोटल 48 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 4 चैप्टर से। जब 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आप बहुत ही अहम चीज पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन कहता है पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? तो पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आपका उद्देश्य अंतर्वस्तु भी शामिल है, इसमें आपका लर्निंग भी आ जाता है, जो आपका मूल्यांकन प्रक्रिया है वो भी इसमें इंक्लूड है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह आपका राइट हो जाता है। किसने पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन किया है? फिलिप एम टेलर ने, डी के व्हीलर ने, बी एस ब्लूम ने, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? क्या राइट हो जाएगा इसमें आपका? देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ साफ साफ लिखा है, फिलिप एम टेलर ने पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन किया है। किसने? पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन किसने किया है? फिलिप एवं टेलर ने किया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ लीजिए, करिकुलम प्रोसेस जो नामक पुस्तक है वह व्हीलर ने लिखी है। किसने? व्हीलर ने, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ आया? ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन किसने किया? फिलिप एवं टेलर ने किया। और फिर वही क्वेश्चन हमको मिला जो हमने पॉइंट पढ़ा, करिकुलम प्रोसेस पुस्तक किसने लिखी? तो करिकुलम प्रोसेस पुस्तक आपके लिखने वाले व्हीलर हैं। कौन है? व्हीलर। ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या किसने और कब बनाया? किसने और कब बनाया? तो 1990 में एनसीईआरटी ने बनाया। किसने? 1990 में एनसीईआरटी ने बनाया। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको मिलता है क्वेश्चन नंबर 5। पाठ्यचर्या संरचना के प्रमुख कितने सोपान हैं? तो पाठ्यचर्या संरचना के जो प्रमुख कितने सोपान माने गए हैं? ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम के तीनों क्षेत्रों को मिला करके सामसिक मॉडल प्रस्तावित किसने किया था? किसने प्रस्तावित किया? आर.एच. दबे ने, ठीक है। पाठ्यक्रम के तीनों क्षेत्रों को मिलाकर के सामसिक मॉडल प्रस्तावित करने वाले आर.एच. दबे हैं। क्वेश्चन इज व्हीलर के द्वारा प्रस्तावित मानदंड के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य किन दृष्टियों से सार्थक होना चाहिए? किन दृष्टियों से सार्थक होना चाहिए? मानवीय अधिकारों से तादात्म्य स्थापित करके, लोकतांत्रिक दृष्टि से अनुकूलन स्थापित करके, सामाजिक दृष्टि से सार्थक होकर के, या फिर सभी बातें सही हैं। व्हीलर के द्वारा जो प्रस्तावित मानदंड है उसके अनुसार जो शैक्षिक उद्देश्य हों उनमें ये इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करें तब वो सार्थक होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा। पाठ्यचर्या मूल्यांकन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के घटकों को मुख्य माना जाता है। यह घटक कौन कौन से हैं? तो यह घटक आपके क्या हो जाएंगे? उद्देश्य हो जाएंगे, आपकी विषय वस्तु हो जाएगी, विधियां या छात्रों की जांच भी इसके अंदर इंक्लूड है, यानी कि इसमें शामिल है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाएगा। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और हाँ, आपको बता दें, डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, हमने हर वीडियो में बता दिया है। पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं और नोट्स लेने के लिए आप हमें दिए गए नंबर 9628
9628128649, ठीक है। 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रहती है, बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 इज मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है। मूल्यांकन आपका छात्र मूल्यांकन भी होता है और आपका पाठचर्या मूल्यांकन भी होता है, ठीक है। ऑप्शन दोनों सही है तो फिर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों से सहभागिता किन 3 स्तरों पर प्राप्त की जा सकती है। तो विद्यार्थियों से जो सहभागिता है वो आपकी व्यक्तिगत सहभागिता हो सकती है, समूह वर्ग के सभी स्तरों पर सहभागिता हो सकती है, छोटे समूहों के विशिष्ट क्षेत्रों में सहभागिता हो सकती है। हम विद्यार्थियों से इन तीनों स्तरों पर सहभागिता प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें भी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज नहीं, चैप्टर नंबर 3 आ जाता है जिसका नाम है प्रभावी शिक्षण में पाठचर्या की क्या भूमिका है, रोल ऑफ करिकुलम इन इफेक्टिव टीचिंग। आइए इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यह यानी कि पाठ्यक्रम कलाकार यानी कि शिक्षक के हाथों में एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से वह अपनी सामग्री यानी छात्र को, वह कौन, शिक्षक, अपने आदर्श यानी कि उद्देश्य के अनुसार अपने कलागृह यानी कि विद्यालय में निर्माण करता है। यह परिभाषा किसने दी है, यह कथन स्टेटमेंट किसका है, कनिंघम का है। किसका है, कनिंघम का है। शिक्षण चरों को 3 कौन सी क्रियाएं करनी होती हैं। शिक्षण चरों को 3 क्रियाएं, निदान करना होता है, जी हाँ बिल्कुल, उपचार भी करना होता है, मूल्यांकन भी करना होता है। तीनों चीजें इसमें शामिल है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। शिक्षण एक डैश प्रक्रिया है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, प्रभावी है, व्यवहारिक है, संप्रत्यय है, सौदेश्य है। कैसी प्रक्रिया है, शिक्षण जो हम करते हैं, जो टीचिंग हम करते हैं उसके पीछे उद्देश्य छिपा हुआ है, यानी कि सौदेश्य प्रक्रिया है, उद्देश्य सहित, जिसमें हम किसी उद्देश्य को लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन इज मूल्यांकन कार्य के लिए शिक्षक के 2 कार्य कौन से हैं। मानदंड परीक्षा की रचना करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। क्या ये मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक के 2 कार्य हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा, यानी कि आ और बा दोनों सही हैं। शिक्षण की संरचना में भाषा का विशेष स्थान है। क्या इस प्रक्रिया का कोई दूसरा प्रमुख अवयव है। शिक्षण की संरचना में भाषा का विशेष स्थान है, क्या इस प्रक्रिया का कोई दूसरा प्रमुख अवयव है, क्या है, तो वह आपका भाषा विज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाषा विज्ञान। कौन शिक्षण प्रक्रिया की संरचना का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके बिना शिक्षण अपूर्ण और अप्रभावशाली रह जाता है, तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका कौन, तर्क हो जाएगा। तर्क जो है यह शिक्षण प्रक्रिया की संरचना का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके बिना शिक्षण अपूर्ण और अप्रभावशाली रह जाता है। यदि शिक्षक क्लास में कुछ भी पढ़ा रहा है, बच्चा खड़ा होकर के क्वेश्चन नहीं करता है, शिक्षक से तर्क नहीं करता है, तो वो टीचिंग फिर इतना प्रभावशाली नहीं रहेगी, इंटरेस्टेड भी नहीं रहेगी, हो सकता है बच्चे भी बोर हो जाएं, ठीक है। तो तर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके द्वारा विद्यार्थी समाज व राष्ट्र का विकास संभव है। किसके द्वारा संभव है, पाठ्यचर्या के द्वारा विद्यार्थी समाज और राष्ट्र का विकास संभव है। यदि उचित, अच्छी, ठीक पाठ्यचर्या है, सिलेबस हमारे पास है, तो हम अच्छा कर सकते हैं। एक कुशल शिक्षक को ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिससे विषय वस्तु के द्वारा अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। क्या करना चाहिए भाई, क्या करना चाहिए इसमें, शिक्षण कौशल को व्यवहार रूप प्रदान करना चाहिए। शिक्षण युक्तियों, प्रविधियों और पृष्ठपोषण प्रविधियों की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। तो दोनों ही बातें यहाँ पे आपकी ठीक हो जाती हैं। शिक्षण की प्रकृति कैसी है, व्हाट इज द नेचर ऑफ टीचिंग, सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है। डियर फ्रेंड, दोनों है, ना सामाजिक ना मनोवैज्ञानिक, हम दोनों के साथ जाएंगे और बात दोनों राइट हो जाएंगे। शिक्षण प्रक्रिया के कितने चर होते हैं, शिक्षण प्रक्रिया के 3 चर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपका शिक्षण है, छात्र है और पाठ्यवस्तु, ये शिक्षण प्रक्रिया के 3 चर होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाएगा। यहां देखिए लिखा हुआ है कि शिक्षण प्रक्रिया कितने चर होते हैं, शिक्षण प्रक्रिया के 3 चर होते हैं। कितने बताए गए, 3। कौन कौन से, एक शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी, तीसरा पाठ्यचर्या। जब ये तीनों मिलते हैं तब हमारी शिक्षा व्यवस्था तैयार होती है। अगर इसमें से किसी एक को भी गायब कर दिया जाए, मान लीजिए शिक्षार्थी ना हो, शिक्षक हो और पाठ्यचर्या हो, तो उसका क्या मतलब रह जाएगा, शिक्षक पाठ्यचर्या का क्या करेगा।
ये अगर पाठचर्या ना हो तो शिक्षक और शिक्षार्थी बैठ के कब तक सत्यनारायण की कथा करेंगे, है ना। तो जब ये तीनों मिलते हैं तब शिक्षा व्यवस्था तैयार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिक्षार्थी जो कि आश्रित चर है कि अनुक्रियाओं के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो इसमें भाषा की बोधगम्यता भी आ जाएगा, आपका कौशल भी आएगा, निष्पत्ति भी आएगी। ठीक है, निष्पत्ति यानी कि आपका अचीवमेंट। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तो नहीं है, चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है पाठचर्या विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट। आइए इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है सेलर व अलेक्जेंडर ने कौन से दो पाठ्यक्रम बताए हैं, नियोजित पाठ्यक्रम, क्रियान्वित पाठ्यक्रम। जी हाँ, सेलर और अलेक्जेंडर ने ये दो पाठ्यक्रम बताए हैं। साफ साफ लिखा है सेलर एवं अलेक्जेंडर ने दो प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं। एक आपका नियोजित पाठ्यक्रम जिसको प्लान्ड करिकुलम कहते हैं, दूसरा क्रियान्वित पाठ्यक्रम जिसको एग्जीक्यूटेड करिकुलम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्रियान्वित पाठ्यक्रम को वास्तविक पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। क्या? क्रियान्वित पाठ्यक्रम को वास्तविक पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वह सी राइट हो जाएगा और बात दोनों हो जाएगा। द टीचर इन कैरिकुलम मेकिंग पुस्तक किसने लिखी है? द टीचर इन कैरिकुलम मेकिंग जो पुस्तक है वह आपके लीज फ्रेजर एम जॉनसन ने लिखी है। मेरे एवं मेरे सहकर्मियों के समक्ष नवयुवकों की शिक्षा के संबंध में कोई पूर्व निर्धारित सिद्धांत नहीं थे। सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। विद्यालय मात्र कुछ विचारों को लेकर प्रारंभ किया गया था। यह कथन किसका है? यह कथन आपका जॉन डीवी का है। जॉन डीवी ने ऐसा कहा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है? पाठ्यक्रम का अर्थ होता है शिक्षण कार्य को उन्नयन बनाना, उचित बनाना। ठीक है, विद्यार्थी की उन्नति करना, कक्षा के कार्य की उन्नति करना, ये सभी पाठ्यक्रम के अर्थ हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह आपका राइट हो जाएगा। एंड हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन इज क्रियान्वित पाठ्यक्रम को और क्या कह सकते हैं? वास्तविक पाठ्यक्रम, निर्धारित पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम, हिडन पाठ्यक्रम। अभी जस्ट पीछे हमने नोट्स जो मैं दिखा रहा था उसमें आपको मैंने बताया था क्रियान्वित पाठ्यक्रम का जो दूसरा नाम है वह आपका क्या है? वास्तविक पाठ्यक्रम। क्या है? वास्तविक पाठ्यक्रम। ऑप्शन जो ए है वह राइट हो जाता है। शिक्षकों की समुचित भागीदारी के प्रति उदासीनता के प्रमुख कारण क्या है? शिक्षकों में विषयों के आवश्यक ज्ञान का अभाव है, अच्छे शिक्षकों की उपेक्षा हो रही है, आर्थिक तंगी है, या फिर सारे ही कारण हैं। मुझे तो लगता है सारे ही कारण हैं। शिक्षकों की समुचित भागीदारी के प्रति जो उदासीनता है उसमें अच्छे शिक्षकों की उपेक्षा हो रही है, आर्थिक तंगी भी है ना, विषयों के अनावश्यक ज्ञान का अभाव भी, आवश्यक ज्ञान का अभाव भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है, जो ज्ञान आवश्यक है उसका तो अभाव है, दूसरा ज्ञान भरा पड़ा है। चाहे वो राजनीति से रिलेटेड हो, देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कौन सी पार्टी आगे जा रही, कौन सी खराब जा रही, ये सब ज्ञान है। जो आवश्यक ज्ञान है उसकी जानकारी नहीं है। श्री जोसलीन ओवन ने तृतीय अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम आयोजन में किस बिंदु को महत्वपूर्णता से उठाया? किस बिंदु को? पाठ्यक्रम नियोजन कार्य में शिक्षकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान हो, क्या ये बिंदु था? जी हाँ, यही बिंदु था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिए, बाकी का ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। एंड क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। रोज 4 बजे 6 बजे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ भी हम शेयर कर देंगे। एंड ठीक है, तो अपडेट रहिए। 4 बजे 6 बजे 2 क्लासेज रोज आपको मिलेंगी। सेलर एवं अलेक्जेंडर ने शिक्षकों, और हाँ नंबर नोट कर लीजिए फटाफट पेड नोट्स के लिए 9628182649। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सेलर एवं अलेक्जेंडर ने शिक्षकों से कौन से गुणों की अपेक्षा की है? कौन से गुणों की अपेक्षा की है? शैक्षिक विषयों में नवीन प्रत्ययों के प्रति सजगता होनी चाहिए, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, भावात्मक विकास होना चाहिए, स्वस्थ प्रकृति होनी चाहिए। सारे ही गुणों की अपेक्षा की है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें वो राइट हो जाएगा। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।